ना नेक्स्ट न्यूज जो है वो ओपेक प्लस से है। ओपेक, देखो ये जो कंट्री है ना, उनको भगवान बोलो अल्लाह बोलो कुछ चीज दे दिए। क्यों? क्योंकि बेचारों के पास कुछ नहीं था। ठीक है, तो ओपेक नेशन में भी मैं उन ओपेक नेशन की बात कर रहा हूं जो वेस्ट एशिया में है, जो असल में ओपेक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे। तो न्यूज अभी ये आ रहा है कि लेड बाय सऊदी ओपेक प्लस कट ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया। अब ऑयल प्रोडक्शन का कम करने का मतलब समझो। डिमांड, मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये सारे चीज, डिमांड इन्फ्लेशन वाला, ठीक ना? डिमांड सप्लाई पढ़ाया है ना? तो इन्फ्लेशन कब होता है? इन्फ्लेशन का कारण क्या हो सकता है? मैं बोल रहा हूं कि इन्फ्लेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने तुम्हें बताया कि डिमांड के ऊपर कर सकता है और सप्लाई के ऊपर कर सकता है। कंसिडर करो कि आज की आज किसी भी चीज का डिमांड बढ़ जा रहा है तो उसका वो इन्फ्लेट कर जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और किसी भी चीज का सप्लाई अगर गिर जाए तो उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कट ऑयल प्रोडक्शन, यानी कि सप्लाई को कम करने की बात की जा रही है ना। तो जैसे ही सप्लाई को कम करने की बात की जा रही है, इट सिंपली मीन्स दैट की महंगाई बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है ना कि कोविड के टाइम में बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था ऑयल मार्केट। बहुत ही सस्ता में ऑयल बिक रहा था। क्यों? क्योंकि डिमांड एकदम नहीं था। उस समय डिमांड था, सब तो घर में बैठे हुए थे, तो तेल लेके क्या करता? भारत ने फिर भी उस समय तेल खरीदा है और अपने रिजर्व को भरा है और जो घाटा हुआ था उसको सुधारा है उस समय। ठीक है, तो डिमांड जो था उस समय डाउन था, तो प्राइस भी डाउन था। अब डिमांड भाग रहा है तो प्राइस और ज्यादा अगर वो सप्लाई करने लगेगा तो वो तो बराबर रहेगा। तो क्या किया? बोला सप्लाई को कम करो और दाम बढ़ाओ और पैसा कमाएंगे इस समय। समझ में आया? तो ओपेक प्लस कंट्रीज का ये सोच है कि हम लोग सप्लाई गिराएंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे, जो कोविड के समय में दिक्कत हुआ है उसको भरपाई करेंगे। ओके, जो और इसमें ऐसा बोला जा रहा है, यूएसए बार बार बोलता है कि प्लीज भाई एक काम करो, थोड़ा सा बढ़ा दो, तेल का प्रोडक्शन बढ़ा दो। ठीक है, वो नहीं मानता है, नहीं करता है, तेल का प्रोडक्शन और घटा रहा है। यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1 मिलियन बैरल पर डे रियाद सऊदी अरेबिया घटाएगा। 1 मिलियन पर बैरल पर डे घटाएगा, 1 मिलियन बैरल। समझ में आ रहा है? तो स्कैरसिटी मार्केट में लाएगा तेल का दाम बढ़ाएगा, प्रॉफिट को अपने जेब में रखेगा। अब तुम्हें क्या करना है, ओपेक के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन सी आउट हियर मेंबर ऑफ द ओपेक कौन कौन से हैं। देखो ओपेक जो है ना वो पुराना है और ओपेक प्लस 2016 में आता है। ठीक है, ओपेक में वो सारे कंट्रीज हैं जो कि एक साथ ऑर्गेनाइज होके डिसीजन लेते हैं कि कितना हमें ऑयल का प्रोडक्शन करना है और मार्केट में किस तरह से ऑयल का सप्लाई करना है। यू कैन सी आउट हियर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व ओपेक कंट्रोल में है। 35% ऑफ द वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है, 35% मतलब एक लार्ज चंक ऑफ प्रोडक्शन जो ऑयल का है वो ये ओपेक कंट्रीज करता है। ठीक है, 50% ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है ये कंट्रीज। और ओपेक प्लस का क्या है, 14% ऑफ द वर्ल्ड का ऑयल प्रोडक्शन है। बाकी जो तुमको डिफरेंस लग रहा है वो यूएसए और कनाडा रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? और छोटे मोटे देश हैं वो रखे हुए हैं। 55% ऑफ वर्ल्ड का ऑयल का सप्लाई करता है क्योंकि ये रशिया को लीड करता है। ये ध्यान से देखो, रशिया लीड करता है ओपेक प्लस और ओपेक को लीड करने वाला सऊदी है। समझ में आ रहा है? 90% ऑफ प्रूवन रिजर्व है। प्रूवन रिजर्व वो होता है मतलब कि हमें पता है कि वहां पर रिजर्व है, ये डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर सकता है। ठीक है, अभी बस एस्टिमेट लगाया गया है कि वहां पर इतना रिजर्व है। अब कितना है जब निकालने जाएंगे तब पता चलेगा। प्रूवन रिजर्व है 90% ऑफ द प्रूवन रिजर्व। ओके, ना ये सारे कंट्री कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या क्या है। तुम्हें समझ में आ गया ना कि ओपेक कर क्या रहा है? ओपेक सिंपली क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्शन को कम कर रहा है ताकि मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाए और जो उसे घाटा हुआ है उसको क्या करे, अपने पास रख ले। घाटा जो हुआ है उसको मैनेज कर ले, उसको फिर से भरपाई कर ले, प्रॉफिटेबल हो जाए। तुम्हें ओपेक को जानने की जरूरत है। ओपेक में कौन कौन से कंट्री, यू कैन सी आउट हियर, जो कि ब्लू कलर में है, यहाँ डीप ब्लू में जो नहीं है,
उसमें यू कैन सी आउट हियर सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, ये सारे जो वेस्टर्न नेशन है वो यहाँ पर हैं। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर तुम्हारा लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, इक्वेटोरियल गियाना हो गया, उसके बाद फिर कॉन्गो हो गया, फिर अंगोला हो गया। ओके, ये सारे कंट्रीज सब मिलके क्या होते हैं, ये वेनेजुएला हो गया, ये सारे कंट्री मिल करके तुम्हारा ओपेक बन जाते हैं। ठीक है, यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर भी एक बार देख लो, मैप वर्क मुझे चाहिए तुम्हारे कॉपी में। अल्जीरिया, अंगोला, वेनेजुएला, गैबोन, ईरान, इराक, कोंगो, कुवैत, लीबिया, यूएई, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, इक्वेटोरियल गिनी। मैंने यहाँ पर भी तुम लोगों को बता दिया कौन कौन सा कहाँ पर है। ओके, अब उसके बाद फिर ओपेक प्लस का जो रीजन है उसको तुम यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी आउट हियर, ये है तुम्हारा रशिया। ओके, और ये है तुम्हारा कजाकिस्तान, और ये एक नंबर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, उसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान, ठीक है, ये सारे कंट्री जो है ओपेक प्लस का हिस्सा है। मैक्सिको, मैक्सिको ओपेक प्लस का, देखो सऊदी अरेबिया के बगल में रहते हुए भी बहरीन जो है, बहरीन जो है वो क्या है, तुम्हारा ओपेक प्लस का हिस्सा है। ये जो नीचे सऊदी अरेबिया के बगल में ये तुम्हें दिखाई दे रहा है 7 नंबर में, ये ओमान है, ये भी ओपेक प्लस का है। ये 9 और 10 नंबर जो दिखाई दे रहा है ना, ये सूडान है और साउथ सूडान है। समझ में आ रहा है, ये सब ओपेक प्लस का हिस्सा है। ये सारे कंट्री जो हैं वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, और भारत इन सारे कंट्री के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहता है। अब बहुत सारे यूरोपियन नेशंस भी हैं, और उसके साथ साथ यूएसए जो है और या फिर मैक्सिको है, ये ओपेक और ओपेक प्लस का हिस्सा नहीं रखते हैं। समझ में आ रहा है ये सारे बात? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो you can see out here OPEC Plus in October 2022 decided to reduce the oil production quota by 2 million barrel per day, extended the deal to 2023। 2023 तक हम लोग 2 मिलियन पर बैरल घटाएंगे अपना प्रोडक्शन को, ताकि जो हमें लॉस हुआ है उसको हम लोग क्या करें, भरपाई कर पाए। OPEC Plus is an expanded format of OPEC formed in 2016। 2016 में OPEC Plus की फॉर्मेशन हुई है, और OPEC Plus ही एक ऐसा ग्रुप है जो कि मेंटेन कर पाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया बोलता है कि मत करो, मत प्रोडक्शन और ज्यादा करो, जो सब लोग मान जाते हैं, लेकिन रशिया बोलता है कि अभी कहाँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम लोग कम करेगा हम बढ़ाएंगे। हमको जो घाटा हो रहा है ये यूक्रेन युद्ध में, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और चीन और इंडिया को वो सारे क्रूड ऑयल देंगे, जिससे कि हमारी जो घाटा है उसका भरपाई होगा। लगाओ सैंक्शन जितना लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रशिया का इकोनॉमी और ज्यादा बेहतर हुआ है, ना कि और ज्यादा बर्बाद हुआ है, ये भी बात है। उसका जो रूबल है, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो और ज्यादा बेटर हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। समझ में आ रहा है ये सारे पॉइंट? वेरी गुड। नाउ न्यूज के ऊपर अगर देखें तो ओपेक प्लस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस, एंड एलाइज लेड बाय रशिया, क्योंकि प्लस है तो लेड में मैंने बताया रशिया लीड करता है, और ओपेक को सऊदी अरेबिया लीड करता है। रीच द डील ऑन आउटपुट पॉलिसी आफ्टर 7 आवर ऑफ टॉक एंड डिसाइडेड टू रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्शन टारगेट फ्रॉम 2024 बाय ए फर्दर। 2024 के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 1.4 मिलियन और घटा देंगे, ठीक ना। और सऊदी अरेबिया बोला कि 1 मिलियन पर बैरल तो हम अभी ये घटाएंगे पर बैरल बियॉन्ड जुलाई, अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब कि आने वाले समय में हमें यह देखने को मिल रहा है कि प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल भागेगा, जिससे कि पेट्रोल डीजल का प्राइस भारत में और महंगा होगा, और इन सारे चीजों से बचने के लिए वही करना पड़ेगा जो हमारे लिए बेहतर होगा, कि हम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक के ऊपर मूव करें अगर हमें इनसे बचना है तो। क्योंकि ध्यान से समझो एक बात, कि कोल का प्रोडक्शन को फेज आउट करने का भारत को कोई जल्दी नहीं है। भारत वो कंट्री में नहीं आता है जिसने की बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट डैमेज किया है, ठीक है। तो भारत को कोल, भारत हालांकि एक दिया है मेरे ख्याल से 2050 दिया है कि 75 दिया है, और एक बार देख लेना होगा, कि तब तक हम फेज आउट कर देंगे, मतलब कोल को हम नहीं यूज करेंगे। ओके, आई थिंक 2048 या 50 है, तब तक वो खत्म कर देंगे, कोल को हमको नहीं यूज करना है। तब तक तो यूज करेंगे ना, कहा कि तुम लोगों ने तो खूब किया है, आज नहीं किया है। जर्मनी जो है राइन रिवर के किनारे तुम्हारा जो भंडार था, चाहे यूके हो गया, तुम्हारे पास कोल का भंडार था, यूएसए के पास भंडार था, तुमने 100 साल पहले ही अपना रिजर्व को खत्म कर दिया यूज करके।
ओके, अब भारत में अभी झरिया में कोल है, एकदम अभी ताजा ताजा कोल है, भारत निकालेगा अभी। हालांकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, लेकिन भारत क्या कर सकता है, इस कोल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करने के बाद वही इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अपने कार और इसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो हमारा क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो। तो जैसे जैसे वो लोग क्या कर रहे हैं कि और प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, हम लोग और ज़्यादा बाइंग भी कम करें। जब बाइंग कम करने लगेंगे तो वो अपना क्या करेंगे, दाम भी कम करने लगेंगे। ये सब क्या है, हाँ, डिमांड हम लोग कम कर देंगे तो उनका इन्फ्लेशन जो है होगा वो कम हो जाएगा। तो ये सब इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स, और ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। ओके, तो उसको कनेक्ट करो, स्टैटिक पार्ट को करंट से कनेक्ट करो। ओके, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज योर होमवर्क, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इज योर होमवर्क, ये दोनों इन होमवर्क है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये समझ गया, ओपेक ओपेक प्लस कंट्री समझ गया। एक और यहाँ पर एक ये पॉइंट देख लो, तो एनालिस्ट एट गोल्डमैन सैच ग्रुप एक्सपेक्ट ग्लोबल ऑयल डिमांड टू राइज टू 2.7 मिलियन बैरल पर डे इन 2023। मतलब क्योंकि एशिया में पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, इसीलिए 2.7 मिलियन बैरल पर डे बढ़ेगा डिमांड। और वो बोल रहा है कि 1.4 हम कम करेंगे, 1 हम कम करेंगे, और यहाँ पर डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है, यानी प्राइस पक्का भागेगा। ये बात समझ में आ रही है ना। लेकिन इसी का सॉल्यूशन मैंने अभी बताया कि भारत जैसे ही इलेक्ट्रिक के ऊपर मूव करने लगेगा, उसका डिमांड भी कम होने लगेगा क्रूड ऑयल का। लेकिन इतना आसान है नहीं ये सारी चीज। फिर भी हम लोग के पास यूपीएससी में आंसर लिखने के लिए पॉइंट्स है, पर्याप्त पॉइंट।